गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। अरुणाचल प्रदेश के यागात्से में एलएसी पर शुक्रवार 9 दिसंबर को चीनी सैनिकों की ओर से किया गया अतिक्रमण का प्रयास चिंताजनक है। इसने दोनों देशों के रिश्तों में सुधार की संभावना को और दूर कर दिया है। हालांकि जैसा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को संसद में बताया, सीमा पर तैनात भारतीय सैनिकों ने बहादुरी का परिचय देते हुए उन चीनी सैनिकों को वापस खदेड़ दिया। भारतीय क्षेत्र में घुसने की उनकी कोशिश नाकाम कर दी गई। इस क्रम में दोनों तरफ के कुछ सैनिक घायल जरूर हुए, लेकिन अच्छी बात यह रही कि किसी की जान नहीं गई और न ही कोई गंभीर रूप से जख्मी है। मगर इससे इस तथ्य की गंभीरता कम नहीं हो जाती कि चीन ने एक बार फिर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बलपूर्वक यथास्थिति को बदलने का प्रयास किया है। यह प्रयास ऐसे समय हुआ है जब कुछ ही दिन पहले चीन ने उत्तराखंड के औली में भारत और अमेरिका के संयुक्त युद्धाभ्यास पर ऐतराज़ किया था। यह याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि इसी महीने भारत ने G20 समूह की अध्यक्षता ग्रहण की है, जिसके एक साल के कार्यकाल को अधिक से अधिक सार्थक बनाने की कोशिशों में वह लगा हुआ है। G20 के ही शिखर सम्मेलन के दौरान बाली में पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग की मुलाकात भी हुई थी। हालांकि दोनों के बीच कोई बैठक या बातचीत नहीं हुई, लेकिन दोनों गर्मजोशी से ज़रूर मिले थे। 3 महीना पहले यानी इसी सितंबर में दोनों देश पूर्वी लद्दाख के गोगरा हॉट स्प्रिंग इलाके से अपने सैनिकों को पीछे लेने पर सहमत हुए थे, जिसे मई 2020 से शुरू हुई कमांडर लेवल बातचीत में उठा आखिरी विवादित बिंदु कहा गया। साफ है कि गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद से दोनों पक्षों के रिश्ते समान भले न हुए हों, लेकिन लगातार बातचीत के जरिए असहमति और विवाद के बिंदुओं पर न्यूनतम सहमति बनाने की कोशिशों काफ़ी हद तक कामयाब हो रही थी। ऐसे में अचानक हुई यह झड़प न केवल चौंकाने वाली है, बल्कि इसके पीछे का मकसद समझना भी मुश्किल है। हालांकि जानकारों के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश के यागात्सी इलाके में एलएसी को लेकर दोनों देशों की समझ में अंतर है और इसलिए पहले भी वहां ऐसी झड़पें हो चुकी हैं। इस बार झड़प के ठीक बाद जिस तत्परता से फ्लैग मीटिंग करके मसले को सुलझाया गया, वह पॉजिटिव संकेत है। दोनों देशों के रिश्तों में पॉजिटिविटी के इस फैक्टर के बने रहने की कामना करते हुए भी इतना तो कहना ही होगा कि इस झड़प ने सीमा पर विश्वास का माहौल बनाने की कोशिशों को नुकसान पहुंचाया है, जिससे रिश्तों के समान होने की प्रक्रिया पहले से थोड़ी और मुश्किल हो गई है। बीजेपी ने गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल की और अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। उसने इसका जश्न भी मनाया। हालांकि हिमाचल प्रदेश में सत्ता गंवाने की वजह से यह कुछ फीका जरूर रहा। इस साल बीजेपी ने यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और गुजरात में अपनी सत्ता कायम रखने में कामयाबी हासिल की है, लेकिन अब अगले साल उसके सामने जो इम्तिहान है वह थोड़ा टफ है।
यह टफ इसलिए भी हो गया है कि हिमाचल प्रदेश ने यह दिखा दिया कि आमने सामने की लड़ाई में कांग्रेस बीजेपी को हरा सकती है और उसकी सबसे बड़ी यूएसपी को भी फेल कर सकती है। अगले साल यानी 2023 में कर्नाटक, तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, जबकि मध्य प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार है। मेघालय और नागालैंड में बीजेपी समर्थित सरकार है। मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट और तेलंगाना में टीआरएस की सरकार है। बीजेपी के सामने उन राज्यों में जहां उसकी सरकार है वहां सत्ता बचाने की चुनौती है, तो कांग्रेस की सत्ता वाले राज्यों में कांग्रेस को हराने की लड़ाई है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव इसलिए भी अहम हैं क्योंकि इसके अगले साल यानी 2024 में फिर लोकसभा चुनाव होने हैं। वैसे हिमाचल प्रदेश में सत्ता से बाहर होना बीजेपी के लिए अच्छा संदेश नहीं है, वह भी तब जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद हिमाचल प्रदेश से आते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर भी हिमाचल प्रदेश से हैं। वहां बीजेपी ने धुआंधार प्रचार भी किया और चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उम्मीदवार मत देखो, कमल का निशान देखो और सीधे मुझे वोट दो। अगले साल जिन राज्यों में चुनाव हैं उनमें से मध्य प्रदेश का चुनाव बीजेपी पिछली बार हारी थी। बाद में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में कांग्रेस के कई विधायक टूटकर बीजेपी में आ गए तो कांग्रेस की सरकार गिराकर बीजेपी ने फिर से सरकार बनाई। मध्य प्रदेश में बीजेपी खुद के मजबूत होने का दावा कर रही है, लेकिन उसे वहाँ भी बागियों से निपटना होगा। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को बागियों ने भी नुकसान पहुंचाया था। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी यहां 28 सीटें जीती थी। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अभी कांग्रेस सत्ता में है, तो बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी का फ़ायदा मिलने की उम्मीद है। हालांकि राजस्थान में भी उसे संगठन के भीतर ही कई मोर्चों पर लड़ाई लड़नी है। पिछले लोकसभा चुनाव में वह राजस्थान की 25 में से 24 सीटें जीती थीं। कर्नाटक में 2018 के विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। यहाँ भी बाद में बीजेपी ने सरकार बनाई। कर्नाटक में भी बीजेपी के भीतर कई झगड़े हैं और ये झगड़े आए दिन हाईकमान तक पहुंचते रहे हैं। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं और बीजेपी ने 2019 में यहां 25 सीटें जीती थी। तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने 4 सीटें जीती थी। बीजेपी तेलंगाना में लगातार टीआरएस पर हमलावर है और अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रही है। उसे तेलंगाना से काफ़ी उम्मीद भी है। ये सभी राज्य विधानसभा चुनाव के लिहाज से भी अहम हैं और यहाँ लोकसभा सीटों की अच्छी खासी संख्या है। बीजेपी की सबसे बड़ी यूएसपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। वह हर चुनाव में उनके नाम पर वोट मांगती है। सिर्फ लोकसभा चुनाव ही नहीं बल्कि विधानसभा चुनाव और यहाँ तक कि स्थानीय चुनावों में भी बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का और उनकी केंद्र सरकार
के काम का सहारा लेती है। बीजेपी के लिए केंद्र सरकार की स्कीमों के लाभार्थी भी एक बड़ा वोट बैंक हैं, खासकर महिलाएं। यूपी उत्तराखंड में जीत के बाद मोदी ने खुद कहा था कि पार्टी की जीत में महिलाओं का अहम योगदान है। गुजरात चुनाव में जीत के बाद भी पीएम ने इसका जिक्र किया। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव में बीजेपी की रणनीति एक जैसी ही थी, यानी दोनों जगह बीजेपी सत्ता में थी। स्टॉप।